Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss our most important and most expected questions in research, part 2. So in the previous sessions, we have completed many questions. And today I'm going to start. So the question is, identify from the list of characteristics. आपको identify करना है list of characteristics जो कि already given है और आपको बताना है कि जो relate करते हैं किस चीज से good hypothesis in research. मतलब आपको यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है और आपको बताना है कि गुड हाइपोथेसिस जो होती है हमारे रिसर्च में उसके बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होंगे। सिंप्लिसिटी होना एक्सप्लेनेशन का बिल्कुल ठीक बात है। जो आप रिसर्च कर रहे हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिंप्लिसिटी होना चाहिए एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे, ताकि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। प्लॉजिबिलिटी होनी चाहिए एक्सप्लेनेशंस में, बिल्कुल ठीक बात है। हाईली डिफिकल्ट टू वेरीफाई द पोस्टुलेटेड रिलेशंस। अगर आप बहुत डिफिकल्ट लेंगे तो आप अपनी हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे। नॉट रिलेटेड टू एन एग्जिस्टिंग थ्योरी। हाइपोथेसिस अगर आपकी थ्योरी से ही बिलोंग नहीं कर रही होगी, रिलेट नहीं कर रही होगी, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब आप जानते हैं, आप एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं। नल हाइपोथेसिस जिसको आपको रिजेक्ट करना होता है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को आपको एक्सेप्ट करना होता है, तो आपकी जो रिसर्च है वो आपकी सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो इस बेसिस पे हम देखते हैं। तो रिलेशनशिप जो फॉर्मुलेट करते हैं अमंग द वेरिएबल्स हैविंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दैट मींस जो आप हाइपोथेसिस बनाएं वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए आपकी अकॉर्डिंग टू रिसर्च। तो हमारे 3 पॉइंट इसमें ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ गिवन किया है, गुड हाइपोथेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स की गिवन है कि जो हाइपोथेसिस होती है आपकी वो कैसी होनी चाहिए, क्लियर, प्रिसाइज, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए और वो टेस्टेबल भी होनी चाहिए, ताकि आप उसे टेस्ट करें तभी तो आप उसको रिजेक्ट और एक्सेप्ट करेंगे। हाइपोथेसिस शुड स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, जो रिलेशनशिप बताए वेरिएबल्स के बीच में, और लिमिटेड इन स्कोप होनी चाहिए लेकिन स्पेसिफिक होनी चाहिए, जो बात मैंने अभी आपसे कही थी। हाइपोथेसिस शुड बी स्टेटेड एज फार एज पॉसिबल इन मोस्ट सिंपल टर्म्स सो दैट द सेम इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल कंसर्न। आपकी जो हाइपोथेसिस होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए। Hypothesis must explain the facts that give rise to the need for explanation. जहां explanation की need है वहां वो explain कर रही हो, must explain। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारी हाइपोथेसिस के। तो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा विच इज सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, प्लॉजिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड रिलेशनशिप फॉर्मुलेट अमंग वेरिएबल्स हैविंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। सो ए बी एंड डी इट्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स आर प्रोबेबिलिटी बेस्ड। दैट मीन्स आपसे सैम्पलिंग कौन सी पूछी जा रही है, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। हम दो तरह की सैम्पलिंग पढ़ते हैं, फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी एंड द अनदर वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जहां पे प्रोबेबिलिटी के चांसेस नहीं होते, जैसे कि आपकी पर्पजिव सैम्पलिंग हो गई, ठीक है, आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गई, आपकी कोटा सैम्पलिंग हो गई, राइट, और आपकी डायमेंशनल सैम्पलिंग को भी हम बोलते हैं, एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गई आपकी, जो आप अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे सैंपल बनाते हैं। तो ये सब कैसे हो गए आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आप बता सकते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आपकी कैसी हो गई, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो यहाँ पे गिवन भी है, आप देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है आपकी, सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, मल्टी स्टेज, क्लस्टर्स बनाना, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, purposive sampling, snowball sampling, quota sampling, convenience sampling, these are called non-probability sampling. So the answer is A, C and E. Yeah. Next question है हमारा, which of the following statements are true from the reliability of a research tool। reliability की basis पे आपको बताना है कौन सी statement सही है। So what is the reliability? Reliability means consistency, that means जब आप किसी चीज को consistency, that means आपने कोई टेस्ट बनाया, ठीक है, टेस्ट बनाने के बाद आप क्या देखेंगे कि वो रिलायबल है कि नहीं है, ठीक है। रिलायबिलिटी कैसे चेक करते हैं, आप बार बार टेस्ट करेंगे उसको, हर बार अगर आपका सेम रिजल्ट निकल के आ रहा है, दैट मीन्स योर टेस्ट इज रिलायबल, ठीक है। और अगर डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, दैट मीन्स रिलायबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो रिलायबिलिटी जो होती है वो फिक्स होती है हर टेस्टिंग टूल के लिए, नहीं, जब आप बार बार रिपीट करें तो फिक्स कैसे हो सकती है। इट इज अ कोरिलेशन ऑफ स्कोर्स ऑन द टेस्टिंग टूल इटसेल्फ। ये कोरिलेशन होता है स्कोर्स का, जो खुद आप टेस्ट करते हैं, नहीं। ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट
नो, रिलायबिलिटी कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू, उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती क्योंकि हम बार बार टेस्ट करते हैं. इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल एंड, सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये कोरिलेशन ऑफ स्कोर्स तो होता है क्योंकि जब आप क्या करते हो, आप टेस्ट करते हो, जब आप बार बार टेस्ट करते हो तो कोरिलेट तो करते हैं ना स्कोर्स, उसी बेसिस पे आप क्या करते हो, रिलायबिलिटी को चेक करते हो. सो फिक्स नहीं होती, लेकिन ये रिलायबिलिटी आप चेक करते हैं तो आपका कोरिलेशन ऑफ स्कोर्स तो होता है कि आप कोरिलेट करके चेक कर रहे हैं, ठीक है. तो कोरिलेशन ऑफ स्कोर्स आपका होता है. और रिलायबिलिटी की नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं होती क्योंकि आप टेस्ट रीटेस्ट बार बार कर रहे हैं, तो नेगेटिव वैल्यू आपकी नहीं होती. हाँ, सैंपल, आपने इस सैंपल के लिए जो रिलायबिलिटी चेक की, ये जरूरी नहीं है कि दूसरे सैंपल के लिए भी वही रिलायबिलिटी होगी. हो सकता है यहाँ पे रिलायबिलिटी ना हो, यहाँ पर रिलायबिलिटी हो. तो ये वेरी तो करता है सैंपल टू सैंपल के साथ. एंड इट इज अफेक्टेड बाय वेरिएंस ऑफ स्कोर्स. तो ये वेरी करता है सैंपल टू सैंपल के साथ, बिल्कुल ठीक बात है. कोरिलेट भी करता है स्कोर्स के साथ, और ये अफेक्ट भी होता है स्कोर्स से, वेरिएंस ऑफ स्कोर्स से, क्योंकि यहाँ पे हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी डी एंड ई, इट्स योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक से हमेशा क्वेश्चन आता है. यहाँ पे जो अजम्पशंस दिए हैं वो आपको बताना है अंडरलाइंग द यूज ऑफ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे. तो एक बार देख लेते हैं, जो हमारा पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है वो होता क्या है. यहाँ पे क्या होता है, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपनी पॉपुलेशन के लिए. Parametric statistics refer to those statistical techniques that have been developed on the assumption that the data are of certain type. एक टाइप के डाटा के लिए द मेजर जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसा होता है, इंटरवल स्केल पे होता है. जबकि आपको ऑप्शन में क्या गिवन था, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल. तो ये ऑप्शन आपका यहीं के यहीं गलत हो जाता है क्योंकि पैरामेट्रिक में क्या होता है, आपका इंटरवल स्केल होता है, और नॉन पैरामेट्रिक में होते हैं आपके नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल. ठीक है. स्कोर्स जो होते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं क्योंकि पॉपुलेशन में क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. स्केल कैसा होता है आपका, इंटरवल स्केल होता है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स पे. तो ये चीज हम देख सकते हैं. इट इज एज्यूम दैट हैव द सेम वेरिएंस रेशियो अमंग देम. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिकली स्प्रेड होती है पॉपुलेशन. हमने देखा था जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो आपकी पॉपुलेशन होती है वो बिल्कुल नॉर्मली स्प्रेड होती है. तो इस तरह से जो आपका आंसर आता है, दैट मीन्स जो वेरिएबल होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंटिन्यूअस होता है. ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, इंटरवल स्केल आएगा. एंड स्कोर्स जो होंगे वो बिल्कुल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. वेरिएंस जो होंगे ओवरऑल ग्रुप्स का इक्वल होगा इन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स. बट नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में ये अपोजिट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इन कंडक्टिंग एन इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन. तो जो हमारी रिसर्च साइकिल थी वो क्या बताती है कि आप पहले चीजों को प्लान करते हैं. जब आप रिसर्च करते हैं, ठीक है, प्लान करते हैं, उसके बेसिस पे आप एक्ट करते हैं, फिर आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपने एक्ट किया कि वो ठीक है कि नहीं है, एंड आफ्टर दैट यू रिफ्लेक्ट कि जो आपने रिसर्च की है वो ठीक है कि नहीं. तो इस तरह से कंप्लीट साइकिल आपकी चलती रहती है. इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. तो जो हमारा सही करेक्ट एक्शन है वो क्या है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेप्स, किसमें, साइंटिफिक मेथड में. साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स आपको बताने, जब आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, हाइपोथेसिस बनाते हैं. ठीक है, हाइपोथेसिस आपकी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक. उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप डाटा लेते हैं. हम डाटा क्या करेंगे, आप कलेक्ट करेंगे. ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया अपनी स्टडी के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, वो सही है या नहीं है. फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे जो चीजें आपने कर ली, फिर आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, अपने फॉर्मुलेट करेंगे अपने कंक्लूजन्स को. जब आप अपने कंक्लूजन्स को फॉर्मुलेट कर लेंगे, फिर आप वेरीफाई करेंगे, और आपको रिजेक्ट करनी होती है लास्ट में, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी होती है, नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट होनी चाहिए. तब आपकी क्या हो जाती है, रिसर्च आपकी सिग्निफिकेंट हो जाती है. ठीक है. तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं. तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप फॉर्मुलेट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप कलेक्ट करोगे, देन कंक्लूजन्स निकालोगे, और फिर उसके बाद आप वेरिफिकेशन करोगे. तो ये इसके हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ केस स्टडी रिसर्च. डिस्टिंक्टिव फीचर केस स्टडी रिसर्च. केस स्टडी क्या होती है, जब आप किसी की केस स्टडी करते हो, किसी की स्टोरी पर, किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर, तो आप इन डेप्थ स्टडी करते हो. तो इसका की पॉइंट क्या है हमारा केस स्टडी का, कि आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं, पूरा डिटेल्ड, इन डेप्थ.
अराइविंग आना जनरलाइजेशंस पर, डिटेल्ड केस हिस्ट्री को प्रेजेंट करना, ये केस स्टडी रिसर्च नहीं कहलाती है। डेवलप करना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस, आपका जो भी केस है उसके लिए जब आप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करते हो तो ये आपकी केस स्टडी रिसर्च कहलाती है। हेल्प करना प्रॉब्लम्स को, नहीं। इन डेप्थ स्टडी करना आपका केस स्टडी रिसर्च कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी कैसी होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी इंडक्टिव होती है, मीनिंग भी देना चाहिए उसको डेफिनेटली, मीनिंग के लिए ही तो आप रिसर्च कर रहे हो। पर्सपेक्टिव बेस्ड होती है। हाइपोथेसिस जनरली हम क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं बनाते हैं। इंडक्टिव बेस्ड अप्रोच जो आप लेते हैं वो क्वांटिटेटिव में लेते हैं, सॉरी जनरलाइजेशंस आप क्वांटिटेटिव में करते हैं, क्वालिटेटिव में नहीं करते हैं। डिडक्टिव, डिडक्टिव जो होता है क्वांटिटेटिव में आता है। टेस्ट, हाइपोथेसिस किस में टेस्ट की जाती है? क्वांटिटेटिव में की जाती है, क्वालिटेटिव में नहीं की जाती। तो इसके अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, विच इज पर्सपेक्टिव बेस्ड, इंडक्टिव एंड मीनिंग गिविंग। क्योंकि डिडक्टिव आपका नहीं होगा, टेस्टिंग भी नहीं होती, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग भी नहीं होती, तो ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव रिसर्च। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल टीचर प्लान करते हैं एक रिसर्च स्टडी। बिल्कुल ठीक बात है, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एस्पिरेशन। किस चीज को वो फाइंड आउट करना चाह रहा है, किस चीज के रिलेशनशिप को वो फाइंड आउट करना चाह रहा है कि बच्चों का एस्पिरेशन कैसा है, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का। तो ये रिसर्च डिजाइन किस तरह का होगा? एक्सपेरिमेंटल होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, नॉन एक्सपेरिमेंटल होगा, या फिर हिस्टोरिकल होगा? हिस्टोरिकल नहीं है, ये किसी पास्ट इवेंट पे बात नहीं हो रही है। एक स्कूल टीचर प्लान करे एक रिसर्च स्टडी एक रिलेशनशिप चेक करने के लिए, लेवल ऑफ एक्सपिरेशन और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आपका आता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में, क्योंकि इसके लिए आपको लैब वर्क की जरूरत नहीं है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल भी नहीं होगा, ये आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, इट्स अ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आंसर क्या होगा हमारा? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन एंड आई विश के लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो, यूजफुल हो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।